हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ए कॉम्बिनेशन ऑफ एन इंक्रिप्शन एल्गोरिदम एंड अ डिक्रिप्शन एल्गोरिदम इज कॉल्ड। अगर हम बात करें इंक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन एल्गोरिदम की, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर अगर कोई एक एल्गोरिदम बनी है उसे हम क्या बोलेंगे, या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर अगर कुछ बनता है तो उसे हम क्या बोलेंगे। नंबर 1 पे है प्लेन टेक्स्ट, उसे हम प्लेन टेक्स्ट बोलेंगे। पहले हम ये समझते हैं इंक्रिप्शन का और डिक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को एक मैसेज भेजना है हेलो का, बट अगर मैं हेलो मैसेज को अगर एज इट इज भेज दूंगी तो ये मैसेज हर कोई पढ़ सकता है। जिस मैसेज को आराम से पढ़ा जा सकता है उसे हम बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट। तो इसकी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए मैंने मेरा एक अलग रूल निकाल दिया कि जो भी अल्फ़ाबेट होगा उसमें +3 करके मैं जो नया अल्फ़ाबेट आएगा उससे उसे रिप्रेजेंट करूंगी। जैसे एच आता है 8 पर, इंग्लिश का जो 8 नंबर का अल्फ़ाबेट होता है वो होता है एच। इसमें मैं हमेशा 3 को ऐड करूंगी। 8 3 हुए 11, 11 को इंग्लिश में क्या लिखा जाता है के। ई आता है 5 पे, 5 में 3 ऐड करेंगे मिलेगा 8, 8 पे होता है एच। आई होता है 12 पे, 12 में 3 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 15, 15 पे होता है ओ, ओ होता है 15 पे, +3 करेंगे मिलेगा 18, 18 पे होता है आर। एल यहाँ पे 2 है इसलिए डबल ओ। ठीक है, अब मुझे मेरे ये जो कन्वर्ट हुआ हुआ सिक्योर्ड टेक्स्ट है जिसे कोई नहीं समझ सकता कि इसका मतलब हेलो है, इसे बोला जाता है सीफर टेक्स्ट या साइफर टेक्स्ट। कि आपने अपनी कोई कोडवर्ड की भाषा में उस मैसेज को, प्लेन मैसेज को कन्वर्ट कर दिया साइफर मैसेज में। इस टेक्निक को बोला जाता है इनक्रिप्शन। और साइफर टेक्स्ट को वापस से प्लेन टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया, पहले हमने प्लस किया था, अब हम माइनस करेंगे। तो के आता है 11 पे, 11 में से अगर माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 8, 8 पे होता है एच, एच होता है 8 पे, -3 करेंगे तो मिलेगा 5, 5 पे होता है ई, 15 पे ओ में से 3 माइनस करेंगे मिलेगा 12, 12 पे होता है एल। ओ 2 बार है तो हम एल भी 2 बार लिख देंगे। और आर आता है 18 पे, माइनस करेंगे 3 मिलेगा 15, 15 पे आता है ओ। रिसीवर क्या करेगा, इस मैसेज को वापस से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेगा। और जब भी सीफर टेक्स्ट से, साइफर टेक्स्ट से जब मैसेज प्लेन टेक्स्ट में बदलता है उसे बोला जाता है डिक्रिप्शन टेक्निक या डिक्रिप्शन टेक्स्ट। अब इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन से मिलकर क्या बनता है, इनसे मिलकर बनता है साइफर टेक्स्ट। देखो, प्लेन टेक्स्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि प्लेन टेक्स्ट को तो प्लेन ही बोलेंगे, उसे हम ये थोड़ा ना बोलेंगे कॉम्बिनेशन है ये किसी का, वो तो नॉर्मल मैसेज। ये ऑप्शन गलत है। ओरिजिनल टेक्स्ट भी एग्जैक्टली माने तो प्लेन टेक्स्ट की तरह ही है, तो ये भी गलत है। शिफ्ट साइफर का मतलब अलग होता है, इसमें इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की टेक्निक थोड़ी अलग होती है ना। और जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है उसके हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल जे द फॉलोइंग कोड इन C++। अब आपको ये जो कोड दिया गया है C++ के अंदर, आपको इसे एग्जीक्यूट करना है। ये C++ लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है और आपको इसका एक आउटपुट जनरेट करना है। पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद z की वैल्यू क्या होगी। देखो, यहाँ पे जब एग्जाम के अंदर ये आया था तो इसे बिल्कुल यहाँ पे देखो कोई भी ब्रैकेट नहीं बना रखा ताकि बच्चे कंफ्यूज हों। तो इसे हम थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे ताकि हम इसको अच्छे से पढ़ सकें। यहाँ पे फर्स्ट लाइन से आपको क्या समझ आ रहा है, अगर बिल्कुल बेसिक से हम बात करें, फर्स्ट लाइन से हमें ये समझ आता है एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है x, उसके अंदर वैल्यू हमने रखी है 5। कौन सी वैल्यू ये अपने अंदर रखेगा, इंटीजर वैल्यू रखेगा। मतलब आप इसमें सिर्फ 1 2 5 6 12 13 पॉजिटिव वैल्यूज को रख सकते हो। 5.5 अगर इस तरीके की कोई वैल्यू हुई तो वो x सेव नहीं करेगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो इंटीजर जो ये वेरिएबल इन्होंने डिक्लेयर करे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। देन इसने एक y नाम का एक अलग वेरिएबल लिया, उसमें भी वैल्यू डाल दी 5, और एक z नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर भी वैल्यू डाल दी 5। इसे आप सिर्फ ये समझो जैसे हम मैथ्स के अंदर क्वेश्चन सोल्व करते हैं, कोई वैल्यू हमें नहीं पता, हम क्या बोलते हैं, माना x। और कई बार हम ये भी मानते हैं कि माना x की वैल्यू 1, तो हम क्या करते हैं पूरे क्वेश्चन में जहां जहां x है वहां वहां 1 रख के देखते हैं और फिर हमारा आंसर मैच करते हैं कि वो सही निकल रहा है या नहीं निकल रहा। x की वैल्यू चेंज करते रहते हैं। उसी तरीके से जब हम कोई प्रोग्राम को बनाते हैं तो हमें चेक करना होता है जो भी कोड हमारे द्वारा लिखा गया है वो सही लिखा है या गलत। उसके लिए हम क्या करते हैं, इनिशियल लेवल पे थोड़ी बहुत वैल्यू डिक्लेयर कर देते हैं। इतना तो सिर्फ हुआ वैल्यू डिक्लेरेशन का काम। अगली लाइन जो इसने इफ से स्टार्ट की है, यहां से देखो मैं आपको कोड अलग लिख के बता रही हूँ। इफ x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है तो हम लगाएंगे ब्रैकेट,
फिर अगला इफ y की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है तो अगला नेक्स्ट इफ दोबारा एक और कंडीशन लगा दी, उसे भी हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे ताकि हमें पढ़ने में थोड़ी आसानी हो जाए। z की वैल्यू ग्रेटर देन है 5। अब आपको पता है इफ के बाद अगर कोई सेमीकोलन नहीं है और एक स्टेटमेंट है, इसका मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट को पढ़ेगा, उसके अंदर के भाग के अंदर जाएगा। अगर ये भी ट्रू होती है देन उसके अंदर जाएगा। अगर ये भी ट्रू होती है तो इसके कोड के अंदर वाला जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट कर देगा। इफ के बाद की अगली स्टेटमेंट पढ़ो, सिर्फ एक स्टेटमेंट है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होती है तो आपको क्या करना है, z में प्लस करना है 1। अब इस ब्रैकेट को मैं एक बार बंद कर दूंगी और इसी का एल्स पार्ट जो यहाँ पे दिया है वो हम लिखेंगे एल्स। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती है तो हमें डायरेक्ट एल्स पार्ट में जाना है और प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना शुरू करना है। एल्स भाग में देखो क्या दिया है, z प्लस करना है, z में वैल्यू प्लस करनी है 2। इसका भी हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। अब देखो एक और एल्स आ गया। ये एल्स कहाँ का है, पहले तो आपको ये देखना है। देखो इफ का सबसे पहला जो एल्स होता है वो आप ये मान लो इस इफ के साथ में ये एल्स कनेक्टेड है। अब जो भी एल्स आएगा वो इसका होगा, तो हम लिखेंगे एल्स। एल्स में क्या कंडीशन दी है, ब्रैकेट लगा के आप लिख लो कि z में तो प्लस करना है 3 और x में प्लस करना है 2 और ये ब्रैकेट हो जाएगा बंद। और लास्ट में इसने एक स्टेटमेंट दी है ये वाली, ये देखो इसने एल्स में नहीं दी। इसका मतलब जो फर्स्ट इफ है इसका एल्स पार्ट कोई नहीं है। अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है तो प्रोग्राम चलेगा, अगर ये यहीं पे फॉल्स हो जाए तो पूरा का पूरा प्रोग्राम से ये जो लूप है ये बाहर आ जाएगा। अब हम वैल्यू को रखकर चेक करके प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं कि z की लास्ट वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले x की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 3 है, तो x की वैल्यू है 5। ग्रेटर देन 3 मतलब 3 से बड़ी है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रू होते ही हम अगली स्टेटमेंट पे जाएंगे। इफ y इज ग्रेटर देन 4 मतलब y की वैल्यू है 5, 5 क्या बड़ा है 4 से, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ट्रू होते ही अगली स्टेटमेंट पे अंदर जाएंगे हम। इफ में z 5 क्या z की वैल्यू 5 से बड़ी है, तो z की वैल्यू है 5, ये तो 5 के बराबर है, बड़ी नहीं है, तो हम इसका इफ स्टेटमेंट हटा देंगे, एल्स पार्ट में चले जाएंगे। एल्स में ये देखो क्या बोल रहे हैं, आप z के अंदर 2 प्लस कर दो। z में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो z की वैल्यू हो जाएगी 7। अब आप ये देखो आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सा होना चाहिए। जब आपका ये इफ स्टेटमेंट फेल हुआ तो आपने इसका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करवा दिया। क्या हमें अगले एल्स स्टेटमेंट पे जाना चाहिए, तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि हमारा जो इफ स्टेटमेंट था वो ट्रू हो गया था, इसलिए हमें एल्स पार्ट पे नहीं जाना। और ये वाला भी इफ स्टेटमेंट हमारा ट्रू है तो हमें एल्स पार्ट में नहीं जाना। तो हम इन सब एल्स वाली स्टेटमेंट को क्रॉस करके बाहर आएंगे और लास्ट स्टेटमेंट है z के अंदर आप 3 वैल्यू को प्लस कर दो। यहाँ पे करेंगे +3 और ये हो जाएगा 10। करेक्ट आंसर हमारा होगा z की वैल्यू लास्ट में हमें मिलेगी 10। ठीक है, ये क्वेश्चन आप में से जिन्होंने सी लैंग्वेज को C++ को कर रखा है उनको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आपने नहीं कर रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको छोड़ देना, क्योंकि जब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट अपने पूरे कंप्लीट क्लियर नहीं करोगे तब तक आप ये क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर्स आर नीडेड टू सेटिस्फाई अ यूजर स्पेसिफिक प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट। इनमें से कौन सा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है स्पेसिफिक जो भी रिक्वायरमेंट होती है किसी यूजर की उनको सेटिस्फाई वो कर सकता है। पहला स्टेटमेंट है, फर्स्ट ऑप्शन है DTP सॉफ्टवेयर। DTP का फुल फॉर्म क्या होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। आपको अगर कोई ब्राउशर अपना प्रिंट करवाना है, कोई आपको ऐड देने हैं मार्केट में एडवर्टीजमेंट के लिए, आपको कोई फ्लैक्स बनवाने हैं, आपको बना बनाया कोई रिज्यूम मिल जाए उसमें आप अपना डेटा अपडेट कर दोगे, तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमें DTP सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं। अब DTP सॉफ्टवेयर बहुत सारे होते हैं, उनमें से हम किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। मोस्टली DTP सॉफ्टवेयर होते हैं डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए, और ये बना बनाया एक हमें टेम्पलेट दे देते हैं। जैसे ये मान लो बने बनाए आपको पेज मिले, इसमें लाइंस होंगी, डिजाइन होंगे, आपको क्या करना है, सिर्फ क्लिक करना है और उस डिटेल को आप अपडेट कर दो आपकी खुद की डिटेल से। इसका प्रिंट निकाल लो तो आपको ये डिजाइन भी मिल जाएगा बना बनाया। आपको कोई भी एडिटिंग नहीं करनी पड़ी, कोई कुछ नहीं करना पड़ा, बस आपको इसमें अपनी डिटेल फिल करनी है और प्रिंट निकालना है। तो DTP जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो पर्टिकुलर किसी यूजर के लिए नहीं बनाए जाते, वो तो ओपन सोर्स होते हैं। वो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हर कोई अपने अपने यूज के अकॉर्डिंग यूज कर सकता है। अब बात करेंगे सेकंड नंबर पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने बहुत अच्छे से करा हुआ है।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो यूजर की किसी पर्टिकुलर नीड को पूरा करे, उसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और यूजर डायरेक्ट अगर बोले कंप्यूटर में इंटरेक्ट करता है तो वो सिर्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से ही करता है। उसे ना तो कंप्यूटर का हार्डवेयर का कोई नॉलेज होता है, ना ही वो उनकी भाषा को जानता है, ना ही वो उनको यूज करने में सक्षम है। थर्ड नंबर पे ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। तो ग्राफिक्स वो जिनकी सहायता से हम ग्राफिक्स के अंदर एडिटिंग कर पाएं, कुछ उसमें एडलेस कर पाएं, वो होते हैं ग्राफिक्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कोई यूजर के लिए नहीं बनाया गया होता, ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ होता है जो आपकी मशीन है, जो आपका कंप्यूटर है, उसके और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में बना होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। बीच में काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही हम आम भाषा में बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर बोल देते हैं विंडोज। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो मशीन की भाषा जानते हैं, जो डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये बनाए जाते हैं सिर्फ हार्डवेयर को यूज करने के लिए। और सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की अच्छी नॉलेज रखता है, तो वो क्या करता है, एक एनवायरनमेंट देता है यूजर को कि भाई आप यूजर जो है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकता हार्डवेयर से। यूजर जिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करता है उसके बीच में और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाने का काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मतलब जो यूजर की स्पेसिफिक नीड को पूरा करता हो, रिक्वायरमेंट को पूरा करता हो, उसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिंग डैश टू ऑब्जेक्ट्स ऑन स्लाइड नॉट ओनली कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बट एड द इंटरेस्ट टू द प्रेजेंटेशन। आपकी प्रेजेंटेशन या पीपीटी की अगर बात करें, पीपीटी में आप अपनी स्लाइड के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट लिखते हो, जो डेटा लिखते हो, उसके ऊपर ऐसा हम क्या ऐड करें जिससे कि वो ऑब्जेक्ट हमारे कंट्रोल के अंदर आ जाए और उसे हम जिस तरह से चाहे वैसे हम रिप्रेजेंट कर सकें। और साथ में अगर हम उसमें अलग अलग तरह के डिजाइनिंग देंगे, अलग अलग कंट्रोल डालेंगे, कभी टेक्स्ट इधर से आ रहा है, कभी टेक्स्ट इधर से आ रहा है, कभी ऊपर से आ रहा है, कलर चेंज हो रहा है, उसका डिजाइनिंग चेंज हो रहा है, तो ये सब जो चेंज है इन कंट्रोल्स को हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इन सब कंट्रोल के ऊपर वो काम करता है और साथ में कुछ इंटरेस्ट पैदा करता है प्रेजेंटेशन के अंदर, इंटरेस्टिंग बना देता है प्रेजेंटेशन को, इंटरैक्टिव बना देता है। ऐसा क्या चीज है जो हम ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐड कर सकते हैं? बैकग्राउंड। देखो बैकग्राउंड क्या होता है, जो भी आपका प्रेजेंटेशन आपको बनानी है उसमें आप बैकग्राउंड के अंदर क्या इमेज सेट करना चाहते हो, क्या कलर सेट करना चाहते हो, वो होता है बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड आपको हमेशा उस पेज के ऊपर पीछे दिखेगा आपके टेक्स्ट के, ठीक है। देन बात करेंगे ट्रांजिशन की। तो ट्रांजिशन आप हमेशा ध्यान रखना, ट्रांजिशन हमेशा स्लाइड के ऊपर लगाया जाता है, ना कि ऑब्जेक्ट के ऊपर। और पॉपअप, पॉपअप क्या होता है, आप कहीं किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हो, अचानक से कोई एक मैसेज आया कि आप इसमें कुकीज को एक्सेप्ट कर लो। आप यहाँ पे अगर सेव का बटन दबा रहे हो तो वो आपको एक पॉपअप दिखाएगा, दिस फाइल इज नॉट सिक्योर, तो आप इसको मत करो सेव। इस तरीके से छोटे छोटे जो मैसेज होते हैं वो होते हैं पॉपअप। तो इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है प्रेजेंटेशन से। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एनिमेशन। MS वर्ड में जो पीपीटी प्रेजेंटेशन के लिए हम यूज करते हैं उसके अंदर डेटा के ऊपर आप जितने भी डिजाइन अप्लाई करते हो, जितनी भी डिजाइनिंग उसमें डालते हो, उस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो जो आप डिजाइन दोगे वो सब आ जाते हैं एनिमेशन के अंदर। और अगर मैं बोलूं कि पीपीटी के अंदर जो स्लाइड्स को आप ऐड करते हो, स्लाइड में डिजाइन देते हो, स्लाइड को आप रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका अपनाते हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम ट्रांजिशन। ये दोनों वर्ड हमेशा कंफ्यूज करते हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये मान लो आप प्रेजेंटेशन के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो ये दो ही ऑप्शन है जिसपे हमें रिपीटेडली बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। एनिमेशन का ध्यान रखना, हमेशा ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया जाता है, डेटा के ऊपर अप्लाई किया जाता है, आपने जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उस पर्टिकुलर पेज में उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। ट्रांजिशन होता है स्लाइड के ऊपर अप्लाई। स्लाइड कितने सेकंड में आएगी, कितने कितने सेकंड में वो चेंज हो जाएगी, नेक्स्ट स्लाइड आएगी। अब वो स्लाइड जब आएगी तो आपने देखा होगा उसमें बहुत सारे डिजाइन होते हैं कि कभी तो स्लाइड इस तरफ से आ रही है, कभी स्लाइड ऐसे 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 करके आती है, कभी वो ऐसे यूं छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस के अंदर दिखती है और फिर वो धीरे धीरे कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती है ना। उसमें जो भी डिजाइनिंग आप स्लाइड के अंदर दोगे वो सब आते हैं ट्रांजिशन के अंदर। यहाँ करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा एनिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML का टैग दिया है और पूछा गया है अगर हम टेक्स्ट को चाहते हैं कि लेफ्ट अलाइनमेंट दें तो हम, और टेक्स्ट कहाँ पे, टेबल के अंदर। कोई हमने टेबल बनाई, उस टेबल के अंदर हम ये चाहते हैं जो भी टेक्स्ट हम लिखें हर बॉक्स के अंदर, टेबल के हर सेल के अंदर वो डेटा लेफ्ट के अंदर ही लिखा होना चाहिए,
जैसे इस बॉक्स में भी लेफ्ट में, यहाँ पे भी लेफ्ट में, लेफ्ट में, लेफ्ट में। आप जब भी डेटा लिखना शुरू करो लेफ्ट से शुरू हो, उसके लिए क्या एक टैग हम यूज करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। टेबल के लिए, टेबल में जब हम डेटा देते हैं उसका टैग होता है टीडी, और टीडी के अंदर जब हम अलाइनमेंट को सेट करते हैं तो इसी टेक्स्ट को हम बंद नहीं करते, हम क्या करेंगे, इसमें एक एट्रीब्यूट देंगे अलाइन, और अलाइन देंगे हम क्या, लेफ्ट, ताकि टेक्स्ट लेफ्ट से लिखना शुरू हो। और अब हम इस टैग को बंद करेंगे। अब आप इसके बीच में जो भी लिखोगे वो सब टेबल की रो के अंदर सेव होता रहेगा। लास्ट में जब आप इस टीडी टैग को बंद कर दोगे तो ये पूरा का पूरा रो लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन होता है हमारा ऑप्शन नंबर 4, टीडी लेफ्ट। देखो ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो ये हो गया कि टीडी एक रो थी, उसमें आपने लिख दिया लेफ्ट, ये है इसका मतलब, और टीडी और फिर लेफ्ट दे दिया। अब आपने टीडी के अंदर एट्रीब्यूट की वैल्यू डाल दी, बट आपने ये नहीं बताया लेफ्ट है किसका एट्रीब्यूट, आपको क्या लेफ्ट करना है। ठीक है, तो हम बताएंगे उसे कि हमें अलाइनमेंट लेफ्ट करना है, और एल अलाइन कुछ नहीं होता, जो एट्रीब्यूट होता है उसका नाम होता है अलाइन। अलाइन करके हम इन्वर्टेड कोमाज में लिखेंगे लेफ्ट, ताकि वो जो भी डेटा आप लिखना शुरू करो वो लेफ्ट से लिखना शुरू हो जाए टेबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, WYSIWYG, इसका फुल फॉर्म मैंने काफी सारे एग्जाम्स में देखा है कि वो ये एक ऐसा वर्ड है जो ये कई बार काफी एग्जाम में पूछते हैं। इस टर्म की अगर हम बात करें तो अभी ये कुछ फेमस भी ज्यादा है। अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन में बात की थी DTP, डेस्कटॉप पब्लिकेशन, जो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंदर हमें बने बनाए टेम्पलेट मिलते हैं, बने बनाई एडवर्टीजमेंट्स मिलती है, डॉक्यूमेंट को किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। प्रत्येक यूजर के अलग अलग डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, किसी को अपना रिज्यूम बनाना है, किसी को अपनी दुकान का एडवर्टीजमेंट देना है, किसी को अपने बिजनेस का रिप्रेजेंटेशन देना है। अपने अपने यूज के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। और DTP के अंदर जब प्रत्येक यूजर सेटिस्फाइड हो जाता है कि भाई मुझे जो चाहिए था वो मुझे इन सॉफ्टवेयर ने उपलब्ध करवा दिया, इसी के अंदर हम एक कीवर्ड यूज करते हैं, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। आप जो देख रहे हो आपको एज इट इज वही मिलेगा, इसका मतलब हुआ ये। तो ये फुल फॉर्म आप थोड़ा सा ध्यान रखना, इसकी एग्जैक्ट हमें फुल फॉर्म पूछी जाती है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। और यहाँ पे आप एक चीज और ध्यान रखना, DTP एक्चुअल में क्या है। DTP बताता है कि आप इस श्रेणी में जो भी सॉफ्टवेयर आएंगे वो सब के सब डॉक्यूमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाए जाएंगे। अब DTP के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं ये आप सोच रहे होंगे ना, तो वो मैं आपको कुछ नाम बता देती हूँ। आपने सुना होगा फ्रेम मेकर, पेज मेकर, एक्रोबैट, कॉरल, मैडकैप, ये कुछ सॉफ्टवेयर के टाइप हैं। बहुत सारे होते हैं DTP सॉफ्टवेयर। ये सब सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, आपको अगर किसी भी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं, बुक को पब्लिश करना है, बुक में पेज का डिजाइन देना है, अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखनी है, उसमें आपको किस तरीके से अपना जो टेक्स्ट है वो मतलब सेट करना है, इतने पेज में आपको बुक सेट करनी है, नोट्स बनाने हैं, सब चीजें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हर चीज आप DTP सॉफ्टवेयर के ऊपर कर सकते हो। आप जो देखते हो आपको एज इट इज वही मिलता है, इसलिए ये वर्ड हम मैक्सिमम DTP सॉफ्टवेयर के साथ में यूज करते हैं। इस फुल फॉर्म को आप ध्यान रखना। और यहाँ पे मेरे हिसाब से टिक गलत हो गया, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट 3 बाइट्स, बाइट्स का मतलब 8 बिट ऑफ मैक एड्रेस इज प्रेजेंट्स। तो मैक एड्रेस के लिए मैंने आपको कल बताया था, आपके मदरबोर्ड के ऊपर जो एक स्लॉट होता है लैन कार्ड के लिए, उस लैन कार्ड का जो एड्रेस है उसे बोला जाता है मैक एड्रेस। कितने बिट का होता है, 48 बिट का। अगर ये लैन कार्ड आपके कंप्यूटर में नहीं लगा तो इसका मतलब आप इंटरनेट नहीं चला सकते। जो इंटरनेट की वायर आप एक ईथरनेट पोर्ट के अंदर अटैच करते हो, जैसे कोई वायर है, वो इंटरनेट वाली वायर आप जो एक व्हाइट से कलर का RJ45 जो कनेक्टर होता है उसे इंसर्ट करते हो ईथरनेट पोर्ट में। पोर्ट कहाँ मिलता है हमें, लैन कार्ड के ऊपर। ये जो लैन कार्ड होता है कंपनी के द्वारा, ये बिल्कुल यूनिक होते हैं। एक लैन कार्ड के ऊपर आप ये मान लो, जैसे सिम के ऊपर IMEI नंबर यूनिक होता है, जो एक सिम को दे दिया वो नंबर दूसरी को नहीं मिलेगा, वैसे ही लैन कार्ड का एड्रेस भी यूनिक होता है। इसे बोला जाता है मैक एड्रेस। 48 बिट के अंदर इसे लिखा जाता है। और ये क्वेश्चन अब आपसे क्या पूछ रहे हैं कि जो पहले की 3 बाइट होती हैं वो किसे रिप्रेजेंट करती है। 8 बिट का मतलब 1 बाइट, तो अब इस 48 बिट को हम पहले बाइट में चेंज कर लेंगे, इसको भाग देंगे 8 से, बाइट में चेंज हो जाए, ये आएगा 6 बाइट। अब 6 बाइट को हम डिवाइड कर लेते हैं 3 में, 3 बाइट इधर और साथ में 3 बाइट इधर, और ये पूरा क्या है, ये पूरा है मैक एड्रेस।
कितने बिट का? 48 बिट का। पहले के 3 होते हैं और दूसरे की जो 3 बाइट होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? फर्स्ट जो 3 बाइट होते हैं वो बताते हैं भाई ये मैन्युफैक्चरर जो है उसकी यूनिक आईडी बताता है। ये आपको यूनिक आईडी, मैन्युफैक्चरर कंपनी कोई भी मान लो आप, जो लैन कार्ड बनाती है उस कंपनी का एक यूनिक आईडी वो लिखी जाती है पहले की 3 बाइट में। लास्ट 3 बाइट में लिखा जाता है उस लैन कार्ड का यूनिक एड्रेस। ऑप्शन क्या है कि फर्स्ट 3 बाइट कार्ड नंबर दिखाती है, तो ये गलत है। जो लैन कार्ड है उसे लास्ट के 3 बाइट रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि पहले, तो ये गलत हो जाएगा। नेट आईडी गलत हो जाएगा। मैन्युफैक्चरर की जो आईडी है, हाँ ये बिल्कुल सही है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि मैन्युफैक्चरर की आईडी पहले के 3 बाइट रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड। अब डेटाबेस की अगर बात करें, डेटाबेस के अंदर हम हमारा जो भी डेटा होता है उसे टेबल्स की फॉर्म के अंदर लिखते हैं। ये आपने पढ़ रखा होगा। इस डेटा को मैनेज कौन करेगा, उसके लिए हमने DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर बनाया। अब सॉफ्टवेयर भी हमने बना लिया, हमारे पास डेटा भी है जो टेबल के अंदर अरेंज है, बट इस डेटा को हम कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे इसमें से डेटा को हम रिट्रीव करेंगे, कैसे हम इस डेटा को अपडेट करेंगे, या कैसे हम इस डेटा को डिलीट करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे। क्योंकि मान लेते हैं वे एक स्कूल के अंदर कोई बच्चों की टेबल है, तो अगले साल 5वीं क्लास में कोई और होगा, उससे अगले साल कोई और होगा। मॉडिफिकेशन भी जरूरी है। हो सकता है कोई बच्चा जो है एडमिशन उसने अपना एडमिशन वहां से हटा लिया, तो उसका डेटा हमें डिलीट करना पड़ेगा। कोई नया एडमिशन होगा तो हमें उसमें से डेटा ऐड करना पड़ेगा। बहुत सारे मॉडिफिकेशन होते हैं, उनको एक्सेस करने के जो तरीके हैं उन सब के लिए हम एक एसक्यूएल लैंग्वेज को यूज करते हैं। अब एसक्यूएल लैंग्वेज में जो कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है? रूल्स। एसक्यूएल के अंदर जो कॉन्स्टेंट होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उन रूल्स के बारे में पूछा गया है कौन सा एक रूल इस डेटा टेबल के ऊपर नहीं लगता। तो प्राइमरी की तो होता है, जैसे स्टूडेंट टेबल का एग्जांपल ले, स्टूडेंट का जो रोल नंबर होगा जिससे उस स्टूडेंट की अपनी एक अलग पहचान है वो होता है रोल नंबर, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी की। वैसे ही यूनिक की भी होती है, फॉरेन की भी होती है, बट जॉइन की कुछ नहीं होता। और यहाँ पे पूछा गया है नोट के बारे में, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। परम वाज डेवलप्ड बाय, आपने काफी जगह पढ़ा होगा। परम इंडिया के द्वारा बनाया गया भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर है। और पूछा गया है कि इसे किसने डेवलप किया, सीडैक, IIT कानपुर, बार्क या IIT दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीडैक। इसमें देखो आपको ध्यान क्या रखना है कि परम भारत में निर्मित है और ये भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर है। जब यूएसए ने जब भारत को सुपर कंप्यूटर देने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे और उस वजह से बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए थे भारत के ऊपर। वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर क्रे सुपर कंप्यूटर जब अमेरिका ने भारत को देने से मना कर दिया, उस समय भारत ने सीडैक कंपनी को बनाया। और ये एक तरह से कंपनी नहीं बोल के हम रिसर्च ग्रुप भी बोल सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं अपने आप में। 1987 भारत के अंदर सीडैक की स्थापना हो चुकी थी और इसी सीडैक संस्था ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आती है, उसने भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर बनाया और उसे हमने नाम दिया परम 8000। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमारे लिए प्राउड का मोमेंट है कि भारत के द्वारा निर्मित जो प्रथम सुपर कंप्यूटर है परम, वो हमें ध्यान रखना है। और जब पूरे दुनिया का प्रथम सुपर कंप्यूटर पूछते हैं तब हमें पता है कि क्रे नाम से हमने काफी जगह पढ़ भी रखा है। इसकी मैंने थोड़ी सी आपको यहाँ पे डेफिनेशन दे दी कि जो सीडैक है उसे एस्टेब्लिश जो प्रॉपर किया गया था 1988 में कर दिया था, और ये अंडर है मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कई बार इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है, तो पुणे के अंदर, देखो दिल्ली में काफी बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बट पुणे के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसने जो प्रथम सुपर कंप्यूटर बनाया था वो 1991 के अंदर बनाया था, जिसका नाम था परम 8000। ये चीजें आपको छोटी छोटी इसके बारे में ध्यान रखनी है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द फिजिकल लेयर ट्रांसलेट्स लॉजिकल कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम द डैश इनटू हार्डवेयर स्पेसिफिक ऑपरेशन। OSI मॉडल की कोई ना कोई लेयर के बारे में हम हमारी हर वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, फिजिकल लेयर OSI मॉडल में कितने नंबर की लेयर है? इसे बोला जाता है लेयर नंबर 1। लेयर नंबर 1 या 1 नंबर की जो लेयर होती है वो कौन सी है? फिजिकल लेयर। और ये लेयर हार्डवेयर के ज्यादा संपर्क में होती है।
हार्डवेयर के एकदम नजदीक होती है। यूजर के नजदीक कौन सी होती है? 7वीं लेयर, जिसका नाम है एप्लीकेशन लेयर। और मैं आपको हर वीडियो में ही मैंने आपको बोला है, अगर आपको कोई और चीजें नहीं पता, आप इनके नाम ही ध्यान कर लेना और इनकी सीरीज देख लेना। 6 नंबर की प्रेजेंटेशन लेयर, 5 नंबर की सेशन लेयर, 4 की ट्रांसपोर्ट लेयर, 3 की नेटवर्क लेयर और 2 वाली लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डेटा लिंक लेयर। अब ये क्या बोल रहा है कि फिजिकल लेयर लॉजिकल कोई डेटा लेती है, लॉजिकल कम्युनिकेशन करती है और रिक्वेस्ट लेती है। तो बताओ आप, फिजिकल लेयर किसके साथ लॉजिकल कम्युनिकेशन करेगी? डेटा लिंक से, क्योंकि ये इसकी जस्ट ऊपर वाली लेयर है। तो डेटा लिंक लेयर से जब फिजिकल लेयर के ऊपर कोई रिक्वेस्ट आएगी, उसे फिजिकल लेयर लेकर हार्डवेयर स्पेसिफिक ऑपरेशन अगर उसके ऊपर कोई करने हैं तो उसको वो करेगी। डेटा लिंक लेयर कोई इंस्ट्रक्शन, कोई रिक्वेस्ट भेजती है तो उसे रिसीव करती है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर उसको 0101 की लैंग्वेज में ट्रांसफर करके हार्डवेयर तक पहुंचाने का काम करती है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रिक्वेस्ट फ्रॉम द डेटा लिंक लेयर, और ट्रांसलेट कर देती है इसको इनटू हार्डवेयर स्पेसिफिक ऑपरेशन के अंदर। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।